गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। हमने इससे पहले पढ़ा था वाटसन एंड क्रिक मॉडल और टाइप्स ऑफ डीएनए कि डीएनए की स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है और टाइप्स ऑफ डीएनए कि डीएनए कितने प्रकार के होते हैं और उनकी लेंथ कितनी होती है, कितना डायमीटर होती है और उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर पाए जाते हैं। हमने ये सब पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन होते क्या है? क्रोमेटिन जो होते हैं वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बनी हुई संरचना होती है। ये डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, इन दोनों से मिलके जो स्ट्रक्चर बनती है वो होती है हमारे पास क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन जो होते हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्मिक केंद्रक जालिका के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, इनकी संख्या जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं कि ये 1 है, 2 है या 3 है। इनकी संख्या असंख्य होती है। ठीक है, हम इसकी संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते हैं और ये एक जालनुमा स्ट्रक्चर बनाती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं धागे नुमा। ठीक है, मतलब जब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस टाइप से ये पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में हम कह सकते हैं केंद्रक द्रव्य में ये फैली हुई रहती है। इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बनाती है। इसमें असंख्य और ये हल्की स्टेन होती है, मतलब कि ये डार्क स्टेन नहीं होती है। स्टेनिंग का मतलब, माउंट का मतलब होता है जब हम किसी प्लांट का डिसेक्शन करते हैं, डिसेक्शन करने के बाद हम उसके सेल ऑर्गेनल्स को देखने के लिए, हम टिश्यूज़ को देखने के लिए ग्लिसरीन और सेफ्रोनिन से जब हम स्टेन करते हैं या माउंट करते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है? स्टेनिंग। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम क्रोमेटिन्स को स्टेन करते हैं तो ये बिल्कुल हल्के स्टेन होते हैं, बिल्कुल हल्का रेड कलर दिखाते हैं। ठीक है, जिससे हमें पता लग सके कि जालनुमा जो स्ट्रक्चर है, धागेनुमा जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? क्रोमेटिन है। किसके अंदर होती हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य के अंदर होती हैं। तो हम नोट लिखेंगे। हमारे पास फर्स्ट नोट है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म, या हम कह सकते हैं कि केंद्रक द्रव्य। ठीक है, केंद्रक द्रव्य में, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य में केंद्रक जालिका दिखाई देती है। केंद्रक जालिका दिखाई देती है। ये संख्या में कितनी होती है? असंख्य। हम बोल सकते हैं न्यूमेरस, असंख्य। मैंने भी आपको क्या बताया था? हल्की स्टेन होती है। ठीक है, जो ये स्टेन होती है वो हल्की होती है और जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। जिगजैग से मतलब इस टाइप से, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी। असंख्य, हल्की रंजित, अभिरंजित भी बोल सकते हैं। ठीक है, हल्की रंजित तथा टेढ़ी मेढ़ी धागे नुमा संरचना होती है। धागे नुमा संरचना। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट है आपका, इसीलिए हम इस संरचना को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन तंतु या फिर क्रोमेन्यूमेटा। ठीक है, इसी में लिख लो संरचना। इसीलिए इसे क्रोमेटिन तंतु या क्रोमेन्यूमेटा कहते हैं।
ठीक है, ये आपका सेकंड नोट भी कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड नोट जो है वो है हमारे पास कि ये क्या होती हैं, अम्लीय रंजक में तो हल्की स्टेन होती है, ठीक है। अम्लीय रंजक जो होता है अपने पास एसिटिक डाइज जिसे बोलते हैं, उसमें तो गहरी होती हैं, और अपने पास जो क्षारीय होता है उसमें ये कैसी होती हैं, हल्की अभिरंजित होती हैं। मतलब कि अगर अपन किसी अम्लीय क्षार से इसको करेंगे, ठीक है, अगर हम इसको अम्लीय क्षार से करेंगे तो ये कैसी होती हैं, डीप, ठीक है, गहरी, आपको गहरे कलर में मिलेंगी। ये जैसे रेड कलर है तो रेड डार्क कलर मिलेगा, और अगर अपन ने क्षारीय किसी एसिड से किया है, किसी क्षारीय से किया है, तो ये कैसी होती हैं, हल्की होती हैं, कलर में थोड़ी लाइट हो जाती हैं। तो यहाँ थर्ड पॉइंट है हमारा अम्लीय रंजक में, अम्लीय रंजक में गहरी तथा क्षारीय रंजक में हल्की अभिरंजित होती हैं, अभिरंजित होती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट आता है सेल डिवीजन के समय जो अपने पास क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, ये क्या होता है, संघनित हो जाता है, ठीक है। सेल डिवीजन जब होती है, सेल का जब डिवीजन होता है, जब डिवाइडेड होती हैं, विभाजित होती हैं जब कोशिकाएं, तब अपने पास जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, क्रोमेटिन जो तंतु होते हैं, ये क्या होते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, संघनित हो जाते हैं। संघनित होने के बाद ये क्या करते हैं, रोड शेप स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं। कैसी, रोड शेप। आपने क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखी है, कैसी होती है, कुछ इस टाइप की होती है, या हम कह सकते हैं इस टाइप की होती है कुछ, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये वाली, ये कैसी है, रोड शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, सेल डिवीजन के समय या कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन तंतु, क्रोमेटिन तंतु रोड शेप या छड़नुमा आकृति बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र, ठीक है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन तंतु संघनित होकर, ठीक है, ये भी लिखना है, संघनित होकर बनाते हैं, संघनित होकर छड़नुमा संरचना का निर्माण, संरचना का निर्माण, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका ये हो गया। फिर नेक्स्ट जो है वो होती हैं क्रोमेटिन्स, जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है यूक्रोमेटिन, एंड सेकंड टाइप होता है वो होता है हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ क्रोमेटिन के बारे में कि क्रोमेटिन्स क्या होते हैं। क्रोमेटिन जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म में केंद्रक जालिका दिखाई देती है, ठीक है। जो अपना केंद्रक द्रव्य होता है इसमें एक जालनुमा स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसको क्या नाम दिया है इसने, केंद्रक जालिका दिखाई देती है। केंद्रक जालिका जो होती है वो असंख्य, हल्की अभिरंजित तथा टेढ़ी मेढ़ी धागे नुमा संरचना होती है। ये इनकी संख्या अपन को ज्ञात नहीं है, किसकी, क्रोमेटिन्स फाइबर, या हम कह सकते हैं क्रोमेटिन्स की, ठीक है। हल्की अभिरंजित होती है, हल्की स्टेन होती है,
और कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी कैसी होती है, धागे नुमा स्ट्रक्चर होती है, मतलब जिगजैग लाइक थ्रेड्स स्ट्रक्चर होती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन तंतु, टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण, ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे, क्रोमेटिन तंतु और क्रोमेनिमेटा, ठीक है, इन दोनों में से हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, अम्लीय रंजक में गहरी और क्षारीय रंजक में हल्की अभिरंजित होती है। ये क्या होता है, अम्लीय जो रंजक होते हैं, ठीक है, उसमें तो ये क्या होती है, गहरी स्टेन होती है, गहरा कलर देती है, लेकिन जब अपन इसको क्षारीय रंजक से करते हैं, ऐसे बेस डाई से करते हैं, तो ये कैसी होती है, लाइट स्टेन होती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन तंतु संघनित होकर के छड़नुमा स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, ठीक है। जब अपने पास सेल डिवीजन होता है तब क्रोमेटिन तंतु क्या होते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होने के बाद ये कैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, छड़नुमा स्ट्रक्चर, ठीक है, छड़नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम क्रोमोसोम भी कहते हैं। क्रोमेटिन जो होती है वो दो प्रकार की होती है। नेक्स्ट हम लिखेंगे, क्रोमेटिन दो प्रकार की होती है, पहली यूक्रोमेटिन और सेकंड है हमारी हेट्रोक्रोमेटिन। क्रोमेटिन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा है अपने पास, यूक्रोमेटिन, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूक्रोमेटिन। अब देखो, यूक्रोमेटिन जो होती हैं वो क्रोमोसोम की क्रोमेटिन फाइन थ्रेड्स के रूप में, मतलब कि क्रोमोसोम के अंदर ये बहुत पतली, ठीक है, इसकी जो संरचना होती है क्रोमेटिन तंतुओं की, इसके अंदर जो संरचना होती है वो कैसी होती है, बहुत पतली होती है। और क्रोमेटिन तंतु की संरचना किसके अंदर होती है, क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है। गुणसूत्र के अंदर क्रोमेटिन जो तंतु होते हैं वो बहुत पतले दिखाई देते हैं, ठीक है, और ये क्या हुए रहते हैं, फैले हुए रहते हैं, विस्तृत रहते हैं, ठीक है। इनकी संरचना कैसी होती है, विस्तृत होती है। और क्रोमोसोम में क्रोमेटिन्स जो होती हैं वो दो भागों में विभाजित होती है, मैंने अभी आपको बताया, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन्स। क्रोमेटिन्स जो होती है वो संघनित होकर, मान के चलिए अगर क्रोमेटिन इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, संघनित हो जाती हैं और डीप स्टेन होती हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है अपने पास, हेट्रोक्रोमेटिन। और अगर ये क्या होती हैं, डिस्प्रेट रहती हैं, फैली हुई रहती हैं, तो जो वो फैला हुआ भाग है, ठीक है, वो कहलाएगा आपका यूक्रोमेटिन। मेरा कहने का मतलब है, मान के चलिए ये है, ये जालनुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब ये फैला हुआ है, ये तो क्या है, यूक्रोमेटिन, लेकिन कुछ हिस्सों पे ये यहाँ पे ऐसे, कुछ ही हिस्सों पे कैसी है, डीप स्टेन है, कैसी है, गहरी अभिरंजित है, तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये कहलाएगा अपना हेट्रोक्रोमेटिन, जबकि ये वाला जो हिस्सा है जो स्टेन नहीं है ये कहलाएगा अपना यूक्रोमेटिन, ठीक है। कंप्लीट है यहाँ तक। अब लिखेंगे यूक्रोमेटिन के अंदर, क्रोमोसोम में क्रोमेटिन या गुणसूत्र में क्रोमेटिन, गुणसूत्र में क्रोमेटिन तंतु पतले दिखाई देते हैं, पतले
तथा फैले रहते हैं। यूक्रोमेटिन फैली हुई, या हम कह सकते हैं बिखरी हुई, ठीक है, फैली हुई या फिर बिखरी हुई, डिस्प्रेड, रहती है तथा हेट्रोक्रोमेटिन गहरी अभिरंजित होती है, गहरी अभिरंजित होती है। ठीक है, दैट्स क्लियर, यहाँ तक सभी का क्लियर है ना। ये होती है अपनी यूक्रोमेटिन। नेक्स्ट अपना आता है हेट्रोक्रोमेटिन, इसको नोट कर ले सब। और ये ध्यान रखना, जो यूक्रोमेटिन होती है ये फैली हुई रहती है, हेट्रोक्रोमेटिन संघनित होकर के स्ट्रेन होती है डीप। लिख देती हूँ, हेट्रोक्रोमेटिन यहां लिख रही हूं संघनित होकर, ठीक है। संघनित का मतलब होता है इकट्ठा होना, कॉन्डेंस, ठीक है, कंडेंस इसको हम बोलते हैं। दोबारा बता रही हूँ, गुणसूत्र में क्रोमेटिन जो तंतु होते हैं वो पतले हुए या बिखरे या फैले हुए रहते हैं। यूक्रोमेटिन्स जो होती है बिखरी हुई या फैली हुई रहती है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन्स जो होती है वो संघनित होकर के डीप स्टेन होती है या गहरी अभिरंजित होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन्स क्या होती हैं? ये जो अपने पास केंद्रक विभाजन की जो अंतरावस्था होती है, ठीक है, अंतरावस्था या इंटरफेस फेज जो होता है उसमें ये क्या होते हैं, केंद्रक गहरे अभिरंजित हो जाते हैं। ठीक है, जो अपने पास इंटरफेस स्टेज होती है उसमें ये गहरे अभिरंजित हो जाते हैं और क्या करते हैं, ये बॉडी मतलब काय का निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। और जबकि यूक्रोमेटिन्स में क्या था, ये प्रोफेज जो होती है, प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में क्या कर लेती हैं, निर्माण तो कर लेती हैं, लेकिन इसमें यूक्रोमेटिन्स में बॉडी का अभाव होता है। ठीक है, क्या होता है, बॉडी का अभाव होता है। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ हेट्रोक्रोमेटिन्स क्या होते हैं और ये कैसी होती है। हेट्रोक्रोमेटिन्स जो होती हैं ये क्या होती हैं, जो अपने पास प्रोफेज अर्लियर प्रोफेज स्टेज जो होती है, ठीक है, पूर्वावस्था, ये प्रोफेज स्टेज जो होती है अपने पास, पूर्वावस्था और प्रोफेज, ठीक है, ये दोनों स्टेज में ये क्या हो जाती हैं, संघनित हो जाती हैं। और संघनित वाला जो स्टेज होती है, स्थल होता है जहाँ से ये इकट्ठी हुई हैं, वहाँ पे जहाँ से इकट्ठी हुई हैं वो हिस्सा कैसा होगा, इसका डार्क स्टेन होगा, डीप स्टेन, गहरा अभिरंजित होगा। मान के चलिए ये है अपने पास ऐसे, ठीक है। अब ये मान के चलो यहीं पर ये एक जगह बहुत सारी इकट्ठी हो गई, ऐसी जो संरचना बन गई, फिर ये क्या है, गहरी अभिरंजित होगी। ठीक है, जब ये गहरी अभिरंजित होगी तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये क्या होगा, अपना हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है,
कौन सा होगा ये हिस्सा? हेट्रोक्रोमेटिन। और ये जब ये वाला जो हिस्सा होता है जब ये गहरा भी रंजित हो जाता है तो ये क्या बना लेता है? काय, या हम कह सकते हैं बॉडी। ठीक है, क्या बनाता है? काय। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबका? लिखें इसमें। देखो, अंतरावस्था, पूर्वावस्था और प्रोफेज अवस्था में, ठीक है, संगनित रहने वाले स्थल यह स्थल हेट्रोक्रोमेटिन हो जाते हैं। ओके, किस अवस्था में? अंतरावस्था में, प्रोफेज फर्स्ट में और पूर्वावस्था में, तथा इनका न्यूक्लियस अंतरावस्था का लिखना है ना। ओके, क्लियर? क्या बताया मैंने आपको? अंतरावस्था, पूर्वावस्था और प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? इनका जो हिस्सा होता है, क्रोमेटिन्स जो तंतु होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, इकट्ठी होके वो क्या हो जाती हैं? हेट्रोक्रोमेटिन्स बनाती है। यहाँ पे एक केंद्रक इकट्ठा नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। कौन हो रहा है? क्रोमेटिन तंतु। यहाँ लिख लो प्रोफेज फर्स्ट में क्रोमेटिन तंतु। ठीक है, फिर वो क्या हो गई? हेट्रोक्रोमेटिन हो गई। फिर जब ये क्रोमेटिन तंतु जो हेट्रोक्रोमेटिन होती हैं वो अंतरावस्था में, ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन जब हो जाती हैं तो उनका जो केंद्रक होता है वो अंतरावस्था में गहरा अभिरंजित होकर के क्या बना लेता है? बॉडी का निर्माण कर लेता है। यहाँ तक सबका क्लियर है? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, यहां तक हो गया आपका। अब जो हेट्रोक्रोमेटिन होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है अपने पास वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन और एक होती है अपने पास अहेतुक हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, हेट्रोक्रोमेटिन दो प्रकार की होती है। हेट्रोक्रोमेटिन जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट अपनी कौन सी होती है? वैकल्पिक। और सेकंड कौन सी होती है? अहेतुक। ठीक है, वैकल्पिक और अहेतुक।
वैकल्पिक और अहेतुक का थोड़ा सा आपको मैं समझा देती हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में कल पढ़ते हैं। देखो जो वैकल्पिक होती है, वैकल्पिक क्रोमेटिन जो होती है, ये वाली जो स्टेज होती है ये कैसी होती है, अस्थायी होती है, टेम्परेरी होती है और निष्क्रिय होती है, ठीक है। जबकि जो अहेतुक होती है ये परमानेंट होती है और कैसी होती है, एक्टिव स्टेज होती है, ठीक है। इन दोनों में क्या अंतर है, ये तो निष्क्रिय स्टेज है और कैसी है, टेम्परेरी है, अस्थायी है। जबकि ये वाली कैसी है, परमानेंट है, स्थायी है और कैसी है, निष्क्रिय सक्रिय है, ठीक है, सक्रिय स्टेज होती है। इनमें होता क्या है, जो गुणसूत्र के युग्म होते हैं, ठीक है, जो क्रोमोसोम के पेयर होते हैं उसमें से कोई पेयर या तो आंशिक या फिर पूर्ण, मतलब कि मान के चलिए ये अपने पास क्रोमोसोम पेयर है, ये अपने पास क्या है, क्रोमोसोम्स पेयर है, ठीक है। अब इसमें से मान के चलिए या तो आंशिक ये वाला, ठीक है, ये वाला, या फिर एक स्टेज होती है ये एक है, ठीक है, या तो पूर्ण, ये क्या होगा, हेटेरोक्रोमेटिक हो गया, ठीक है। ये तो आंशिक हो गया, ये वाला नहीं है अपने पास हेटेरोक्रोमेटिक, ये क्या है, पूर्ण है, पूर्ण हेटेरोक्रोमेटिक हो गया। अब इन दोनों में से क्या होता है, जब कोई गुणसूत्र का पेयर जो होता है वो आंशिक या पूर्ण रूप से हेटेरोक्रोमेटिक हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, हेटेरोक्रोमेटिक होता है। वे एक साइंटिस्ट थे, बार और कौन थे, अपने बैरस्ट्रॉम, ठीक है। बार और बैरस्ट्रॉम ने क्या बताया था, जो मैमल्स की सेल्स होती हैं, ठीक है, मैमल्स की सेल्स में जो कायिक कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, 2x, ठीक है, 2x क्रोमोसोम पाए जाते हैं किसके अंदर, स्तनधारियों की कोशिकाओं में। स्तनधारियों के गुणसूत्र के अंदर जो इनका गुणसूत्र पेयर होता है वो कैसा होता है, अपने पास 2x होता है। जब ये 2x होता है तो 2x में से कोई भी एक क्रोमोसोम जो होता है वो कैसा हो जाता है, हेटेरोक्रोमेटिक। जब इसमें से एक क्रोमोसोम हेटेरोक्रोमेटिक हो जाएगा तो जो एक अपने पास क्रोमोसोम रहेगा वो बनाता है लिंग क्रोमेटिन, और जो अपना एक हेटेरोक्रोमेटिक हुआ है वो क्या बना लेता है, काय, ठीक है, या बॉडी, और ये क्या बनाएगा अपना लिंग क्रोमेटिन। लिंग क्रोमेटिन क्यों बनाते हैं, ये निर्धारण करता है किसका, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है स्तनधारियों में तो इसमें दो गुणसूत्र होते हैं, एक मेल का और एक फीमेल का। जो मेल का फीमेल मान के चलिए, इसमें लिंग निर्धारण जो कर रहा है कि जो अपने पास भ्रूण है, जो भ्रूणीय अवस्था है उसके अंदर भ्रूण फीमेल है या मेल है, ये कर रहा है क्रोमोसोम, ठीक है, ये बता रहा है कि मेल है या फीमेल है। जबकि जो अपने पास एक क्रोमोसोम है ये इसके काय का निर्माण कर रहा है, किसका निर्माण कर रहा है, शरीर का निर्माण कर रहा है। जब भी हम कह सकते हैं कि 50% बच्चे के अंदर किसके गुण होते हैं, फादर के, और 50% किसके होते हैं, मदर के। कभी कभार स्थिति होती है कि 25% होते हैं मदर के और 75 फादर के, ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो वैकल्पिक जो अपना हेटेरोक्रोमेटिक होता है इसके अंदर क्या होता है, मैमल्स के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो 2x होते हैं, इसमें से कोई एक गुणसूत्र हेटेरोक्रोमेटिक होकर के लिंग क्रोमेटिन का निर्माण करता है, जबकि दूसरा वाला जो होता है वो बॉडी का निर्माण करता है। ये किसने बताया था, बार और बैरस्ट्रॉन ने बताया था, ठीक है। फिर आता है अपने पास अहेतुक। अहेतुक क्रोमोसोम में क्या होता है, इसमें के गुणसूत्र युग के अंदर 2 क्रोमोसोम पाई जाती हैं, ठीक है। 2 क्रोमोसोम जब पाई जाती हैं तो इसके सेंट्रोमियर और टेलोमियर, ठीक है। अहेतुक में क्या होता है, गुणसूत्र जब पेयर में पाए जाते हैं, जैसे ये 2 गुणसूत्र हैं, मान के चलिए ये 2 गुणसूत्र हैं, ठीक है। अब इसका जो सेंट्रोमियर और क्या है, टीलोमियर जो पार्ट होगा, इसका जो सेंट्रोमियर और टीलोमियर जो पार्ट होगा, इस पे क्या होता है, संगठन की क्रिया होती है। जब केंद्रीय संगठन होता है तो इसमें जो गुणसूत्र होता है वो 2 भागों में क्या होता है, बट जाता है, क्या होता है, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। कहाँ से, बीच में से। ये 2 गुणसूत्र अलग हो गए, ये 2 गुणसूत्र अलग हो गए। इससे पहले क्या थे, पेयर था, गुणसूत्र युग्म था,
ठीक है। फिर इसके बाद जब इसमें केंद्रकीय संगठन हुआ, जब केंद्रक इसमें संगठित हुआ तो ये दो भागों में बट जाता है, दूसरी पट्टी जो होती है वो बीच में से डिवाइड हो जाती है, तो दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। ये होता है आपका अहेतुक क्रोमेटिन। अब इसके बारे में डिटेल से कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसमें बताऊंगी कि वैकल्पिक हेटेरोक्रोमेटिन्स जो होते हैं वो किस काम में आते हैं और अहेतुक जो क्रोमेटिन होते हैं वो किस काम में आते हैं। ठीक है।